द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल फिल्म की शुरुआत होती है बांग्लादेश में हो रहे दंगों से, जहां पर माइनॉरिटी हिंदू परिवारों को मारकर उनकी लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है। वहीं पर कुछ लड़कियां बचकर एक जगह पर छिप जाती हैं। हम उसमें देखते हैं सुहासिनी को, जिसके परिवार का कत्ल कर दिया गया है। सुहासिनी के साथ मौजूद एक लड़की कहती है कि क्या हमारा हिंदू होना गुनाह है? तब सुहासिनी कहती है कि जिस देश की सरकार शरिया कानून से चल रही हो, वहाँ पर तो गुनाह ही है। इन लड़कियों ने एक एजेंट से बात कर रखी है जो इन सभी को इंडिया भेजने वाला है। फिर हम उस एजेंट को देखते हैं जो फोन पर किसी को बता रहा होता है कि अगली पूरी खेप तैयार है। उसके बाद वह उन लड़कियों के पास आता है और उनसे कहता है कि अगले 2 दिन में हमें यह जगह खाली करनी होगी और इंडिया कैसे जाना है उसके बारे में बताता है। लड़कियां अपने बचाए हुए सारे पैसे उस एजेंट को दे देती हैं। 2 दिन बाद वो एजेंट बर्मा के हिंदुओं और रोहिंग्याओं को लेकर जंगल के एरिया में रात के अंधेरे में जाता है। जंगल के अंदर ले जाकर वो एजेंट इन सभी को कुछ मुस्लिमों के हवाले कर देता है और इनसे कहता है कि यहाँ से ये सभी आपको इंडिया ले जाएंगे। वो आदमी कहता है कि हम लोग सुंदरबन के रास्ते इंडिया जाएंगे, जो कि इंसानों के लिए नहीं है, इसलिए कितने लोग इंडिया तक पहुँचेंगे इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते। उसके बाद इन सभी को अलग अलग नाव में बैठा दिया जाता है और नाव रवाना होती है, लेकिन तभी नाव में मौजूद एक लड़की को एजेंट अहमद उठा लेता है और नाव चली जाती है। नाव में मौजूद सभी लड़कियां चिल्लाती हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी सुनने वाला नहीं होता। अहमद कहता है कि तुम सभी इंडिया जाओ, मैं इसे अपनी बेगम बनाऊंगा। अगली सुबह सभी लोग उतरकर जंगल की ओर पैदल आगे बढ़ते हैं और कुछ ही देर में हिंदुस्तान के बॉर्डर बंगाल में आ जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक और कट्टरपंथी मुस्लिमों का ग्रुप मिलता है। उसमें से एक होता है कुरैशी। वो बोलता है कि आप सभी का हिंदुस्तान में स्वागत है। आप सभी को बर्मा से मारकर भगाया गया है और बांग्लादेश में भी आप लोगों को पनाह नहीं मिली, लेकिन आप लोग हिंदुस्तान में बिल्कुल सुरक्षित हैं। यहाँ की सरकार आप सबकी मदद करेगी। फिर उनका लीडर काशी खान कहता है कि आप सब लोग अपने भाइयों और रिश्तेदारों को यहाँ पर बुलाओ। म्यांमार और बर्मा के रोहिंग्या भाइयों को पैगाम भेजो। फिर काजी खान कहता है कि आप सभी को हम लोग पहचान पत्र देंगे और बाकी सभी सुविधाएं भी देंगे, लेकिन आप सभी को यहाँ की सरकार का एहसान नहीं भूलना है। तभी एक औरत आगे आकर काशी खान पर हमला कर देती है, क्योंकि रात में उसकी बेटी को अगवा कर लिया गया था। काजी खान कहता है कि इस औरत को जंगल में ले जाकर मार दो। तभी सुहासिनी उसके पैरों में गिरकर माफी मांगती है और उस औरत को बचा लेती है। जंगल में कैंप लगे हुए होते हैं जहां पर इन सभी को ठहराया जाता है। उसके बाद रात के समय में सभी लोग आग सेक रहे होते हैं। तभी कुरैशी खान कहता है कि उस औरत को सबक सिखाना होगा। कुरैशी और काजी खान उस औरत को उठाकर ले आते हैं। बाकी लड़कियां उसे बचाने की कोशिश करती हैं। तभी वो कहता है कि तुम लोग जब तक इस्लाम कबूल नहीं करोगे तुम्हारे साथ यही होगा। सुहासिनी कहती है कि हर धर्म इंसानियत सिखाता है, ये कैसा धर्म है? तब काजी कहता है कि तुम्हारा भी नंबर आएगा। काजी खान कहता है कि तुम काफिरों को मारने पर हमें जन्नत नसीब होगी। तभी वहाँ पर मौजूद एक लड़की कहती है कि मैं थूकती हूँ ऐसी जन्नत पर। ये सुनते ही काजी खान उस लड़की को गोली मार देता है। फिर काजी खान पर हमला करने वाली औरत से सभी लोग बारी बारी कर उसके साथ दुष्कर्म करते हैं और उसके बाद ये सब कुछ देखकर बर्मा से आए रोहिंग्या बहुत खुश होते हैं। अगली सुबह वहाँ पर सरकार के कुछ लोग आते हैं। ये लोग रोहिंग्या के आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए आए होते हैं। तभी स्नेहा नाम की एक लड़की अपने टेंट से बाहर आती है और काजी खान से कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती, मुझे तुम्हारा धर्म कबूल है। काजी ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वहाँ पर मौजूद मौलवी उसे कलमा पढ़वाकर इस्लाम कबूल करवाता है। काजी स्नेहा को रजिया बानू नाम देता है और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा देता है। बाकी सभी लोगों के डॉक्यूमेंट्स बनवाए जाते हैं। रात को रजिया बानू के साथ काजी खान का निकाह किया जाता है। सभी लोग जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन जिस औरत को उन लोगों ने मार दिया था उसके बेटे को नहीं पता था कि उसकी माँ मर चुकी है। तभी सुहासिनी वहाँ आती है और उसे वहाँ से लेकर भाग जाती है। बीच जंगल में ही बच्चे को प्यास लग जाता है तो सुहासिनी उसे एक जगह बैठाकर पानी ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन जब वह वापस आती है तभी एक गोली चलती है और वो गोली उसी बच्चे को लग जाती है। ये गोली गाजी खान के आदमी ने चलाई थी। सुहासिनी उस पर हमला कर भाग जाती है। तभी रास्ते में उसे एक आदमी दिखता है जो कि पढ़ा लिखा दिख रहा होता है। सुहासिनी उस पर भी हमला करती है, लेकिन वो बताता है कि मेरा नाम प्रतीक है और अपने आप को एक पब्लिशर बताता है जो सुंदरबन पर एक किताब लिखने के लिए यहाँ आया है। डरी हुई सुहासिनी उसे बताती है कि वो लोग आसपास ही होंगे। तभी प्रतीक अपनी गन निकालता है और सुहासिनी को वहाँ से लेकर चला जाता है। सुबह तक प्रतीक सुहासिनी को लेकर शहर में आ जाता है।
सुहासिनी अपनी सारी कहानी प्रतीक को बताती है और कहती है कि वो वापस बर्मा नहीं जाएगी। उन राक्षसों ने मेरा और मेरे परिवार का बहुत ही बुरा हाल किया है। जिसके बाद प्रतीक सुहासिनी को लेकर अपने गांव मुर्शिदाबाद आता है। वो कहता है कि हमारा जिला आज के बांग्लादेश यानी कि पूर्वी पाकिस्तान में के कब्जे में रहा था और यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है। यहाँ पर दंगे होते रहते हैं और ऐसे ही एक दंगे में मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। प्रतीक अपने घर पहुँचता है। घर की नौकरानी रोजा बाहर आती है और सुहासिनी का सामान लेकर उसे एक कमरे में ले जाती है। शाम को प्रतीक कहता है कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं दिल्ली चला जाऊंगा। तब सुहासिनी कहती है कि मुझे भी दिल्ली ले जाना। प्रतीक कहता है कि उसमें कम से कम 1 महीना लगेगा क्योंकि तुम इनलीगल तरीके से बांग्लादेश से यहाँ पर आई हो और पुलिस को पता लग गया तो वो तुम्हें वापस भेज देगी। सुहासिनी कहती है कि मेरे साथ बांग्लादेश से और कई भी लोग आए थे, लेकिन मेरे सामने ही उनके कई सारे इंडियन पेपर भी बन गए हैं। उसके बाद प्रतीक कहता है कि ये सब छोड़ो, ये पॉलिटिकल मैटर है। तब सुहासिनी कहती है कि विदेशी माइनॉरिटी के सताए गए हिंदुओं के लिए भारत सरकार ने कानून भी तो बनाए हैं। तब प्रतीक कहता है कि लेकिन राज्य सरकार ने उसे यहाँ पर लागू नहीं किया है। रात में प्रतीक अकेला घर से बाहर आता है। दरगाह पर एक आदमी नमाज पढ़ रहा होता है। प्रतीक उसके पास जाकर उसे भाईजान कहता है। दोस्तों, असल में प्रतीक एक मुस्लिम है जो कि हिंदू बनकर ब्रेन वॉश करने का काम कर रहा है। उसका भाई महमूद कहता है कि कोई लड़की आई है तुम्हारे साथ। तब प्रतीक कहता है कि वह अपने लोगों के साथ आई थी और वहां से भाग रही थी, तभी मैंने उसे पकड़ लिया। महमूद कहता है कि उसे खत्म कर देना चाहिए था। तब प्रतीक कहता है कि जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले उसके गुरूर को खत्म करूंगा। तो दोस्तों, महमूद यहाँ से सांसद है और वह अपने धर्म के बीच के लोगों में भाषण देते हुए कहता है कि हमारी ताकत ही सब कुछ है, हम जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा हमें ही वोट मिलेंगे। वहाँ मौजूद मौलवी कहता है कि हमें चुनाव में अगली पार्टी को वोट डालने ही नहीं देने हैं। अगले दिन सुहासिनी प्रतीक से कहती है कि मुझे मंदिर जाना है। तब प्रतीक कहता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही मंदिर बचा है और वो उसे वहाँ पर लेके जाता है, लेकिन यहाँ का पुजारी इस धर्म का प्रचार करने के बदले इस्लाम धर्म का ही प्रचार कर रहा होता है। ये सुनकर सुहासिनी वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम MP महमूद को देखते हैं जो कि पार्टी कार्यकर्ताओं से बात कर रहा होता है। वो पूछता है कि दिल्ली से एक रिपोर्टर आई थी प्रज्ञा, उसका क्या हुआ। तभी हम देखते हैं कि महमूद के आदमी प्रज्ञा का पीछा कर रहे होते हैं और वो उसे और उसके कैमरामैन को पकड़ लेते हैं और वो लोग कहते हैं कि हम इन्हें यहाँ पर घुसने नहीं देंगे और उसके कपड़े फाड़कर उसके पीठ पर वोट फॉर मैडम लिख देते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आकर उन सभी को रोकता है तो महमूद के आदमी उस लड़के को भी धमकी देते हैं, लेकिन वो लड़का अपनी जेब से एक बम निकालता है और उसे वहीं पर ब्लास्ट कर देता है, जिससे महमूद के आदमी भाग जाते हैं। फिर वो प्रज्ञा को बचाकर वहाँ से ले जाता है। इस बात से MP महमूद को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि अगर एक आदमी से डर गए तो बूथ कैप्चर कैसे करोगे। प्रतीक भी वहीं पर मौजूद है और वो पूछता है कि उस डायनामाइट वाले का क्या करना है। महमूद कहता है कि उसे निपटा दो। तभी हम उस लड़के विशाल को देखते हैं जिसने प्रज्ञा को बचाया था। तभी प्रज्ञा वहां पर आ जाती है और उसे हटाती है। वो कहता है कि मुझे कनाडा में एक नौकरी मिली है जिसके लिए मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए और ये लोग नहीं दे रहे हैं। तब प्रज्ञा कहती है कि लड़ाई मत करो, मैं तुम्हें सर्टिफिकेट दिलवाऊंगी। कुछ ही दिनों में इधर सुहासिनी और प्रतीक के घर की नौकरानी रोजा की अच्छी दोस्ती हो जाती है। रोजा उसे लेकर दरगाह आती है और उसे अपने धर्म की तारीफ करती है और इसी बहाने रोजा सुहासिनी का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती है। रोजा सुहासिनी से कहती है कि क्या तुमने जाकिर नायक को सुना है। तब सुहासिनी कहती है कि मैंने उसकी वीडियो देखे हैं, वो झूठी बातें बोलकर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाता है। प्रतीक अपने घर आता है लेकिन सुहासिनी को वहां पर ना पाकर रोजा पर वो बहुत गुस्सा करता है। उसके बाद वह प्रेस में जाता है जहां पर उसे सुहासिनी मिलती है। वो कहती है कि तुम अपना फोन घर पर ही भूल आए थे और इस पर किसी रॉन्ग नंबर से फोन आ रहा था जो किसी अतीक खान के बारे में पूछ रहा था। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर पता चलता है कि प्रतीक का असली नाम अतीक खान है। फिर प्रतीक उसे बताता है कि वो एक पब्लिशर है जो वेद पुराण की किताबें छपवा कर उसे पब्लिश करता है। उसकी बातें सुनकर सुहासिनी काफी इम्प्रेस होती है और कहती है कि तुम धर्म और समाज के लिए काफी काम कर रहे हो। कुछ दिन बाद सुहासिनी कहती है कि तुम मुझे दिल्ली कब भेजोगे। तब प्रतीक कहता है कि तुम्हारे कागजात बनवाने में बहुत दिक्कत आ रही है, बेहतर होगा कि तुम यहाँ किसी से शादी कर लो, इससे तुम्हें यहाँ की सिटीजनशिप भी मिल जाएगी। तब सुहासिनी कहती है कि मैं इस शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती, मैं अपना अतीत भूलना नहीं चाहती ताकि पूरी दुनिया भर में हिंदू माइनॉरिटी के लिए मैं कुछ कर सकूं जो कि प्रताड़ित हो रहे हैं। प्रतीक कहता है कि ये सब तो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो, अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ सिर्फ दिखावे के लिए शादी कर लो, फिर हम दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे। इस बात पर सुहासिनी कोई जवाब नहीं देती। अगले ही दिन प्रतीक सुहासिनी के साथ शादी के कानूनी कागजात बनाकर लाता है और सुहासिनी से कहता है कि आज से हम कानूनी रूप से पति पत्नी हुए हैं।
तब सुहासिनी कहती है कि आपका एहसान और मजबूरी ना होती तो मैं ये शादी कभी नहीं करती और ये शादी सिर्फ एक दिखावा है। तब प्रतीक कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तभी बाहर दंगे शुरू हो जाते हैं। तब प्रतीक कहता है कि चुनाव के परिणाम आए हैं और जीती हुई पार्टी अपना जश्न मना रही है और जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उन्हें सजा दी जा रही है। सुहासिनी ये सब कुछ देखकर डर जाती है। अगले ही दिन हम रिपोर्टर प्रज्ञा को देखते हैं। सुहासिनी रिपोर्टर से मिलने आती है और कहती है कि मैंने ही आपको कॉल किया था। सुहासिनी कहती है कि मैं इनलीगल तरीके से पड़ोसी देश से आई एक हिंदू हूँ। मैं सब कुछ खोकर यहाँ पर आई हूँ और आखिरी उम्मीद पर आई हूँ, लेकिन यहाँ पर भी वही हाल है। प्रज्ञा अपने कैमरामैन से सुहासिनी की सारी बातें रिकॉर्ड करने के लिए कहती है। अपने प्रतीक शराब पीकर घर पे आता है और ये देखकर सुहासिनी चौंक जाती है। प्रतीक कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुम घर से बाहर गई। तब सुहासिनी कहती है कि हुआ क्या है। प्रतीक कहता है कि मैं शादीशुदा होकर भी अपनी बीवी से अपने दिल की बात नहीं कह सकता। सुहासिनी कहती है कि दिल की बात कहना है तो कहो, लेकिन करीब आना चाहते हो तो मैं ये बता दूं कि ये शादी सिर्फ दिखावे के लिए है और कुछ भी नहीं। अगले दिन दो मौलवी आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस मामले को ज्यादा खींचो मत, लड़की को खत्म कर दो। लेकिन तभी एक मौलवी कहता है कि शहजादे का दिल उस लड़की पर आ गया है। तभी प्रतीक का भाई MP महमूद कहता है कि दिल से नहीं दिमाग से काम करो। महमूद कहता है कि तुम मेरे छोटे भाई हो, ये बात उससे कब तक छुप सकती है। तब प्रतीक कहता है कि मुझे एहसास तब हुआ जब उसकी मीडिया से बात करने की खबर मुझे मिली। तब मौलवी बताता है कि खबर ये भी है कि वो दिल्ली जाने वाली है। अगले सीन में हम देखते हैं कि MP महमूद के इलाके में मौलवी एक अनाउंसमेंट करता है और कहता है कि आज से हमारे इलाके में शरियाई कानून लागू हो रहा है। टीवी देखना, मोबाइल देखना, गाने सुनना और गाना गाना, इन सभी पर पाबंदी है। महिलाएं बिना पर्दा घर से बाहर न निकले और जिन लोगों ने इस शरीयत के कानून को तोड़ने की कोशिश की उसे शरीयत के हिसाब से सजा दी जाएगी। तब सुहासिनी रोजा से पूछती है कि ये सब क्या है। तब रोजा बताती है कि हमारे धर्म में ऐसा ही होता है। फिर वह अपनी कहानी बताती है कि मेरी शादी हुई थी और मैं एक दिन अपने देवर के साथ पास में ही अपने फूफी के घर गई थी, लेकिन जब मैं वापस आई तो मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं बहुत रो रही थी। तब मौलवी साहब ने कहा कि अगर रोजा अपने पति के साथ रहना चाहती है तो उसे शरीयत के हिसाब से हलाला करना पड़ेगा और तभी हम तुम पर इसे जायज कर पाएंगे। रोजा का पति मौलवी साहब की बात को मान जाता है, लेकिन रोजा नहीं मानती। रोजा का पति कहता है कि हलाला किसके साथ होगा ये आप तय कीजिए। रोजा रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। रोजा बताती है कि मेरे पति ने उसके बाद दूसरी शादी कर ली और मैं फिर से मौलवी साहब के घर के पास आई क्योंकि मेरे जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। मैं मौलवी साहब की हवेली के बाहर भूखी प्यासी पड़ी रही। तब तरस खाकर उन्होंने मुझे ये नौकरी दिलवाई। रोजा की ये सारी बात सुनने के बाद सुहासिनी रोने लगती है। रोजा सुहासिनी से कहती है कि तुम भी यहाँ सेफ नहीं हो और ये कहकर वो चली जाती है। अब एक दिन सुहासिनी रिपोर्टर प्रज्ञा से मिलने आती है और वो प्रज्ञा से कहती है कि प्रतीक ने मुझे बाहर जाने के लिए मना किया है, इसलिए मैं छुप छुपा के तुमसे मिलने आई हूँ। उसके बाद सुहासिनी बताती है कि मुझे भी दिल्ली जाना है। तब प्रज्ञा कहती है कि हम कल दोपहर 2 बजे दिल्ली जा रहे हैं, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उसके बाद सुहासिनी वहाँ से चली जाती है। तभी सुहासिनी को रास्ते में स्नेहा मिलती है और वो बताती है कि उसने मुझे 1 साल बाद ही तलाक दे दिया और मेरी हालत ऐसी हो गई। उसके बाद सुहासिनी को रोजा का फोन आता है। रोजा बताती है कि तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है। जो प्रतीक है वो असल में MP महमूद का भाई है, अतीक खान, और मुझे नौकरी पर इसलिए रखा गया ताकि मैं तुम जैसी औरतों का ब्रेन वॉश करके इस्लाम में ला सकूं। रोजा बताती है कि MP महमूद और अतीक खान का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और तभी फोन कट हो जाता है। उसके बाद जब शाम को सुहासिनी घर आती है, प्रतीक कहता है कि मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम घर से बाहर मत जाना। तब सुहासिनी कहती है कि रोजा जो मुझसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन वो अचानक गायब हो गई। तब प्रतीक कहता है कि मैंने तुम्हें कहा है ना कि बाकी लोगों से वास्ता मत रखो। तब सुहासिनी कहती है कि मेरे साथ आए लोग इस देश के नागरिक बन चुके हैं और मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है। वो कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम MP महमूद के भाई अतीक खान हो। और ये सुनकर प्रतीक अपनी औकात पर आ जाता है और वो कहता है कि मैं भी हैवान हूँ। फिर वो सुहासिनी से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन सुहासिनी उसी की गन लेकर उसे मार देती है। फिर सुहासिनी वहाँ से भागकर स्टेशन पर आ जाती है और अब महमूद के आदमी उसे ढूंढ रहे होते हैं।
तभी वो स्टेशन पे आ जाते हैं और सुहासिनी को देख लेते हैं और उधर विशाल भी उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो लोग विशाल को मार देते हैं। प्रज्ञा सुहासिनी को फोन लगा रही होती है, लेकिन उसका फोन कोई उठा नहीं रहा होता। वहीं दूसरी तरफ सुहासिनी को महमूद के गुंडे उठा कर ले जाते हैं, उसे रेप करके एक कमरे में बंद कर देते हैं। रिपोर्टर प्रज्ञा दिल्ली पहुंचकर सुहासिनी का इंटरव्यू टेलीकास्ट करवाती हैं, जिसमें सुहासिनी खुद पर हुए अत्याचार के बारे में बता रही होती है। वहीं दूसरी तरफ सुहासिनी को एमपी महमूद के सामने लाया जाता है और वो उसे खूब पीटता है और कहता है कि मैं इसके साथ शादी करके अपनी भाई की मौत का बदला लूंगा। मौलवी शादी करवाता है, लेकिन सुहासिनी शादी को कबूल नहीं करती। फिर वहां बैठा महमूद का आदमी तलवार से सुहासिनी का गला काट देता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये मूवी कैसी लगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।